Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अभी तक अंकिता सुपर संडे, सुपर सैटरडे इस तरह की चीज़ें तो होती थी, लेकिन इस बार मैजिकल मतलब ट्यूसडे टाइप का कुछ हो गया है, क्योंकि मैजिकल मंगलवार कह लीजिए अगर म से म राइम कराना है तो, क्योंकि आज खेले जाएंगे दो मैचेस। हालांकि इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि केकेआर का एक मैच जो वहां पर शेड्यूल था वो शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन कुल मिला जुलाकर फैंस को इससे क्या ही लेना देना है। फैंस का मतलब तो ये कि उनको एक अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलने वाला है आज की तारीख में। कौन से ये दो मैचेस हैं उस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मुंबई की टीम किस तरह से कल एक बार फिर लक्ष्य के करीब पहुंचकर गलतियों पर गलतियां करती गई और उसके बाद नतीजा यह है कि अब वो एक बार एक और हार के साथ और लुढ़क गई है, कह लें। मतलब पॉइंट टेबल में तो वहीं पर है, लेकिन इरादों के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो टीम कहीं ना कहीं और ज्यादा बैकफुट पर चली गई है। चलिए अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज आईपीएल 2025 में दो मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में केकेआर की टक्कर होगी लखनऊ से, दूसरा मैच खेला जाएगा पंजाब और चेन्नई के बीच। दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे ये मैचेस शुरू होंगे। और पॉइंट टेबल के लिहाज से, बल्कि कहा जाए कि इन चारों टीमों के लिहाज से आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वैसे ही है अंकिता, जब हम और आप, मतलब आप तो खैर अभी तक पढ़ रही थी, हम तो बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन जैसे होता है ना, एक मोटी सी किताब आपके सामने आती है और एग्जाम रहता है 6 महीने दूर, तो लगता है पढ़ लेंगे, अरे अभी तो क्या है, पढ़ लेंगे। फिर अचानक क्या होता है, वो 6 महीने से 5 महीने, 5 महीने से 4 महीने और 4 महीने से कब 1 महीना रह जाता है और फिर 15 दिन रह जाते हैं। किताब वैसे की वैसी ही रखी जाती है। तो मुझे लगता है यहां भी ना ऐसा ही होता है। 14 मैच है, कर लेंगे, हो जाएगा, 8 ही तो जीतने हैं, लेकिन फिर एक एक मैच बहुत तेजी से निकलता जाता है। उस लिहाज से अगर बात करें तो कोलकाता, लखनऊ, उसके अलावा पंजाब और चेन्नई, इन सारी ही टीमों को अब इस मैच को हर हालत में अपने लिए जीत के अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होगा। इसी इरादे से चारों ही टीमें उतरेंगी। हाँ बिल्कुल। और पहले मैच की अगर बात करें तो केकेआर भी पिछला मैच आई थिंक जीत गई थी और लखनऊ की टीम ने भी पिछले मैच में जीत हासिल की थी, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। और केकेआर को पता है कि अपने होम ग्राउंड में जो पहला मैच हार गई थी वो आरसीबी के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और रहाणे ने भी कहा था कि भाई हमने गलतियों से सीख हासिल की है, तो ये चीज़ें उनके लिए भी मैटर करती है। और वानखेड़े माफ की जगह जो ईडन गार्डन का मैदान है वहाँ पर हमने देखा है कि छोटी बाउंड्रीज है तो अच्छे खासे रन भी बनते हैं। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है ऋषभ पंत, उनका फॉर्म में ना आना। और भले ही टीम ने पिछले मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन पंत एज अ कैप्टन जो है वो उभर कर सामने नहीं आ रहा है। बाकी आपने पॉइंट्स टेबल की बात करी तो अड़ोसी पड़ोसी जैसे हम बात करते हैं वैसे कुछ दोनों ही टीमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा चेन्नई और पंजाब भी अपना पिछला मैच आरआर से हार गई थी। और चेन्नई की बात करें तो पिछले 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो पॉइंट्स टेबल जैसे आपने कहा कि किताबें मोटी होती है और लगता है कि भाई अभी वक्त है, हाँ वक्त है और पढ़ लेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब जैसे 30 मैच हो जाएंगे उसके बाद से हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल पे जो टीम होगी और आपको हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, नेट रन रेट जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, जो कि आज जो आपने कहा कि मां से मंगलवार, तो क्या मंगल हो पाएगा सभी टीमों के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है जैसे क्लास में ना 2 तरह के बच्चे होते थे। आई एम श्योर आप पहली कैटेगरी में रहे होंगे, मैं तो दूसरी कैटेगरी में था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो एग्जाम से ना 10 दिन पहले उनसे पूछो हाँ भाई क्या चल रहा है, तो रिवीजन चल रहा है, उनका रिवीजन चल रहा होता था। हमें ये लगता था कि यार अभी तो हमारी किताब ही नहीं खत्म हुई, तो रिवीजन कहाँ से शुरू करें। वो रिवीजन का मौका कभी आया नहीं, वो चाहे 7th 8th 9th। आपने कहा कि पहली कैटेगरी नहीं, मेरी भी दूसरी कैटेगरी है। मैं मुझे लगा कि थोड़ा सा कर्टसी में आपको पहली कैटेगरी में रखना चाहिए। चलिए, दोनों ही लोग मतलब एक ही तरह के रहे पढ़ाई लिखाई में। खैर पढ़ाई लिखाई से आशा ये है, कुछ टीमें अभी आपको इसमें भी दिखाई देंगी, बिल्कुल पैटर्न यही होगा। कुछ टीमें ऐसी होंगी जो जब तक 10 मैच खेलेंगी या 11 मैच खेलेंगी तब तक वो पॉइंट टेबल में अपने आप को टॉप 4 में बहुत ही कंसोलिडेट कर चुकी होंगी, यानी अपनी प्लेऑफ की जगह को वो कंफर्म कर चुकी होंगी। यानी उनके पास 3 मैचेस होंगे या 4 मैचेस होंगे जहां पर वो अपनी चीजों को रिवाइज करें, जो बात अभी मैं कह रहा था। यानी किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आप चाहते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी खिलाड़ी के रोल में आप चाहते हैं कि भाई नॉकआउट मैचेस में इस खिलाड़ी को अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, आपके पास समय होगा कि आप उन रणनीतियों पर एक बार उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें। वरना क्या होगा कि फिर लास्ट मिनट तक आप अपना प्लेइंग 11, अपना बैटिंग ऑर्डर, यही सब सेट करते रह जाएंगे अगर अब मुकाबला हाथ से निकला तो। चलिए पहले बात कर लेते हैं कोलकाता और लखनऊ की, जिनके बीच मैच होना है। कोलकाता की टीम अभी पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है और जैसा अंकिता कह रही थी कि अड़ोस पड़ोस का मामला है, लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है। दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं, दोनों के ही खाते में 2 जीत और 2 हार है।
और इसी वजह से आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। और होता भी यही है अंकिता, एक शुरुआत के 4-5 मैचेस के बाद आपको किस विलेन से सबसे ज्यादा डर लगता था, पहले ये बताइए। कोई ऐसा विलेन है आपका हिंदी फिल्मों में जिसको आप स्क्रीन पे देखती नहीं तो लगता था कि ये मतलब बहुत ही खतरनाक है? चलिए मेरी जनरेशन में मेरे हिसाब से आई थिंक उन्हें मैं कॉम्प्लीमेंट भी करूंगी। डीडीएलजे में अमरीश पुरी। बिल्कुल अमरीश पुरी अच्छे भी थे और बिल्कुल अमरीश पुरी का ही नाम मैं भी लेता क्योंकि हमारी अमरीश पुरी का जो डीडीएलजे का जो किरदार है वो तो फिर भी एक ऐसे पिता का किरदार है जहां पर वो बड़ा सख्त मिजाज का पिता है। वरना जो उनकी एक्चुअल मूवीज है, चाहे आप मिस्टर इंडिया देख लीजिए, जहां पर लिटरली वो विलन वाली भूमिका में है, जहां पर उनको देखकर स्क्रीन पर उनसे एक आम सिनेमा के फैन को या एक आम आदमी को नफरत होती थी। उस तरह के वो किरदार रहे और कमाल के कलाकार थे, कमाल के अभिनेता थे। जितनी उनकी शख्सियत अलग थी उससे अलग वो पर्दे पर अलग दिखाई देती थी। वो कहानी कभी फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल मेरा इशारा इस बात पर था कि नेट रन रेट ये भी एक विलेन की तरह आता है फिर, और वही चीज है। देखिए टीमें खेली हैं 4-4 मैच, 2 जीत 2 हार ही है, लेकिन एक 5वें नंबर पर है, एक 6ठे नंबर पर है। तो यहां से आपको जो समझदार टीमें हैं, जो टीमें ये सोच कर आई हैं कि नहीं इस बार प्लेऑफ में खेलना ही खेलना है, वो यहां से अपने नेट रन रेट पर भी स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा कि लखनऊ को हार मिली थी, मतलब बैक टू बैक उन्हें हार मिली थी और एक बड़ी हार मिली थी क्योंकि हैदराबाद के साथ वो पहला ही मैच था। वहां पर एक बड़े अंतर से आप हार जाते तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, और खासकर जब कप्तानी आपको मिलती है, क्योंकि दिल्ली के कैप्टन रहे हैं ऋषभ पंत, और जैसे उन्हें कप्तानी मिली और वो भार भी था, वो प्राइस टैग भी था कि भाई 27 करोड़ का खिलाड़ी जो बिका है वैसा ही कुछ प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि टीम की और बाकी खिलाड़ियों, निकोलस पूरन ने, मिचेल मार्श ने, गेंदबाजी में भी हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऋषभ पंत की फॉर्म जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी, तभी बाकी टीम का जो बूस्टअप हम कहते हैं ना कि एक टॉनिक की तरह काम करेगा अगर ऋषभ पंत यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। इसके अलावा केकेआर की बात करें तो केकेआर में भी हमने देखा कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर, वेंकटेश ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वैसा ही प्रदर्शन आपको हर एक मैच में करना पड़ेगा। मतलब मिडिल ऑर्डर का काम ही क्या होता है कि वो छोटे छोटे रन जो होते हैं उसको बिल्ड करे और मैच को अपने नाम कर पाए। तो ये दिलचस्प होगा और केकेआर को थोड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। पिछले मैच में जीती थी, लेकिन लखनऊ की टीम में भी वो दमखम नजर आता है। दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या कुछ मैच होने वाला है। पिछले मैच में मुझे याद है केकेआर ने और एसआरएच में जो बड़ा फर्क था वो यही फर्क था कि दोनों की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन शुरुआत के बाद क्रिकेट की जो रूल बुक है जिसके आधार पर आप क्रिकेट सीखते हैं या सिखाते हैं, उसमें जो मिडिल ऑर्डर का रोल है वो रोल ही यही है कि भाई आप रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आपका थोड़ा चेहरा मोहरा दाहिने बाएं हो भी जाए तो कम से कम रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, यानी आपको मिडिल ऑर्डर में रन्स करने होंगे। एग्जैक्ट अपोजिट था, एसआरएच मिडिल ऑर्डर में नहीं चला। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के साथ रिंकू सिंह भी चले थे, रिंकू सिंह का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो कई बार मिडिल ऑर्डर किस तरह से मैच बनाता है, और अगर आप बड़े फॉर्मेट में जाएंगे तो बचाता भी है। लेकिन यहाँ पर 2020 की बात है, इसलिए बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए टीमें जब ऑक्शन टेबल पर बैठती हैं तो मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाजों को लेती हैं, जो लिया है केकेआर ने, और इसलिए शायद पलड़ा भरे ही बराबरी का दिख रहा हो, लेकिन असली लड़ाई इसी बात की होगी कि बीच के ओवरों में किस टीम के गेंदबाज, किस टीम के बल्लेबाज ज्यादा बेहतर करते हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है, किस तरह से प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेहरे आपको दिखाई देने वाले हैं, ये फटाफट बताते हैं। केकेआर में जो उनके विदेशी खिलाड़ी हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और मोइन अली विदेशी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर नजर होगी। बड़े ही सॉर्टेड किस्म के प्लेयर हैं, किस तरह से टीम को लेकर जाते हैं, खासतौर पर तब जब उनके पास जो टीम है वो चैंपियन टीम है, और फिर इसलिए थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज्यादा होती हैं। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह संभालेंगे मिडिल ऑर्डर, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती पर कोलकाता को मजबूत भरोसा है, और उस भरोसे के पीछे वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने हाल फिलहाल में की है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा कमबैक उन्होंने किया है, और लगातार अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार आपका भरोसा जो है अपने फ्रेंचाइजी का, अपने कप्तान का, वो जीत रहे हैं। मैच दर मैच उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग किस्म का असर दिखाई दिया है, जो मैच पर इंपैक्ट डालता है। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा भी गेंदबाजी में रहेंगे, लेकिन बातचीत कर लेते हैं खासतौर पर अजिंक्य रहाणे की। एक परसेप्शन था, मतलब थोड़ा पहले ले चलूंगा आपको अंकिता, एक परसेप्शन था कि अजिंक्य रहाणे तो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, लेकिन फिर वो चेन्नई के लिए एक सीजन खेलते हैं, जब वो वहां पर जाकर रन्स करते हैं, तेज गति से रन्स करते हैं, उसके बाद लगता है कि शायद ये जो आप लोग की जनरेशन कहती है 2.0 वर्जन है किसी चीज का, तो वो नजर आता है कि शायद ये नया वर्जन है अजिंक्य रहाणे का। उसके बाद फिर वो T20 में आते हैं, मतलब एक नए सिरे से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और अब जिस टीम की कमान संभाल रहे हैं
वो चैंपियन भी है। इस चीज का कहीं ना कहीं एक एडिशनल, आप उसको भार कह लें, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, यानी ये बड़ी एक तरीके से दोधारी तलवार है कि आप अगर एक चैंपियन टीम के कप्तान हैं तो आपका एक रुतबा भी है, लेकिन साथ ही साथ आप पर जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, और डिफेंडिंग चैंपियन है तो आप पर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि श्रेयस अय्यर ने जो कमाल किया था वैसा ही कुछ कमाल जो है वो रहाणे को करना पड़ेगा। और रहाणे हमें पता है कि भाई टेस्ट के कप्तान है, लेकिन कप्तान तो कप्तान होता है, किसी भी फॉर्मेट में आप रख लीजिए, उनका माइंडसेट जो होता है ना वो मैटर करता है कि भाई किस तरीके से सोच है, और केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं तो ये थोड़ा सा मैटर भी करता है। इसके अलावा रहाणे ने अपनी बैटिंग से भी दिखाया है, और कप्तान वही होता है कि भाई आप भी कुछ स्कोर बनाएंगे, आप भी विकेट्स लेंगे, आप भी अच्छी फील्डिंग करेंगे, तभी जाकर आपके जो टीममेट्स होते हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा भरोसा भी हो जाता है, और केकेआर की टीम चैंपियन मानी भी जाती है और है भी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बस वही चीज है कि अगर आपने इतनी बड़ी रकम के साथ खरीदा वेंकटेश अय्यर को, तो वेंकटेश को भी वैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो कि अभी पिछले मैच में किया था। बस एक मैच में आपको हीरो नहीं बनना है, आपको अगर पूरे मैच में हीरो बनना है तो आपको ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां से मैच बिगड़ता है वहां से मैच को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और एक मैच में परफॉर्म करके तो फिर आप वो वंडर बॉय जो कहलाता है ना वो होके रह जाते हैं, जब तक कि आप नियमित अच्छी परफॉर्मेंस ना दें। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक मैच में जिताकर, 2 मैच जिताकर, मतलब अंटिल अनलेस आप कोई किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जाकर कुछ ऐसा चमत्कारिक काम कर दें और उसके बाद फिर आपका करियर खत्म हो जाए, तो भी लोग आपको याद रखेंगे कि नहीं फला खिलाड़ी ने फला वर्ल्ड कप जिताया था या फला T20 वर्ल्ड कप, कोई बड़ा टूर्नामेंट जिताया था। लेकिन अगर आप सामान्य श्रेणी की उसमें बातचीत करें तो आपको निरंतरता, कंसिस्टेंसी से ही बड़ी जगह मिलती है क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में, वरना आप बिल्कुल वो फ्लूक कई बार लगता है चुक्के में हो गया साहब, ऐसे किस्मती हो गया तो हो गया, वरना लगातार नहीं कर सकते। जितने भी महान खिलाड़ी आप उठाएंगे क्रिकेट की किताब में, आप पाएंगे कि उनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी जो है एक प्रमुख कह सकते हैं आधार रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। वहां से खबर थोड़ी अच्छी नहीं है। खबर अच्छी किसलिए नहीं, क्योंकि मयंक यादव, जिस पर उन्होंने काफी भरोसा किया था कि मयंक यादव आएंगे और अपने परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाएंगे, वो अब तक फिट नहीं है। ये 4 खिलाड़ी टीम के विदेशी स्टार हैं, माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और डेविड मिलर। इसके अलावा ऋषभ पंत पर दबाव बढ़ता जा रहा है हर एक मैच के साथ। आप जीत गई टीम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रन्स तो करने होंगे। अब्दुल समद या शाहबाज अहमद में से किसी एक को मौका मिलने की बातचीत चल रही है। उसके अलावा गेंदबाजी में आवेश खान है, आकाशदीप है और शार्दुल ठाकुर हैं। ये एक तरीके से बॉलिंग लाइनअप है लखनऊ की टीम का। वैसे कुछ मामलों में अगर आप देखें अंकिता, तो मुझे कई बार लगता है ना कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार आप देखिए, अब टीम चुन ली गई, हमने ऑक्शन टेबल पे टीम चुन ली, हमें तो नहीं पता कि अगले हफ्ते किस खिलाड़ी को चोट लग जाएगी या किस खिलाड़ी को कोई इंजरी हो जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह आप देखिए चौथे या 5वें मैच से जुड़ पाए हैं टीम के साथ, तो वैसी ही स्थिति कुछ कुछ ये भी होती है कि आपने ऑक्शन टेबल पर बैठकर मोटा मोटा जो अपना प्लेइंग 11 तैयार किया था ना कि मेरा ये प्लेइंग 11 होगा, ये मेरे ओपनर्स होंगे, ये मेरा मिडिल ऑर्डर होगा, ये विकेट कीपर होगा, और इस सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम जाएंगे। अगर आपको पहले मैच से वो सेट ऑफ बॉलर्स ही ना मिले, आपको वो बॉलिंग डिपार्टमेंट उस तरह की तस्वीर बने ही ना जैसी आपने ऑक्शन टेबल पर बनाई थी, तो फिर आप इंतजार ही करते रह जाते हैं। और कई बार आप फिर वो सिर्फ सेटिंग करते रह जाते हैं कि इसको यहां से वहां लगाएं, वहां से वहां लगाएं, इसको यहां करें, इसको यहां करें। आपका वो जो मुकम्मल तस्वीर ऑक्शन टेबल पे थी और जो मैच में है उसमें गैप रह जाता है। बिल्कुल, और फिर ये सोचना भी नहीं होगा कि भाई मयंक नहीं है तो आप कैसे गेम को जीतेंगे, क्योंकि आगे भी उनकी फिटनेस पर अभी भी सवाल उठेंगे। और जैसे हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह नहीं थे तो हमें लगा कि बुमराह नहीं होंगे तो मैच कैसे जीता जाएगा, लेकिन टीम चैंपियन बन गई। ये आपकी सोच होती है, आप ग्राउंड पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। बार बार अगर आप एक ही खिलाड़ी को लेकर सोचते रहेंगे कि मयंक यादव नहीं है तो हम मैच को कैसे जीतेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बाकी जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, और हमें एक यूनिट के साथ मैच को जीतना पड़ेगा, और खासकर कप्तान को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा, क्योंकि पंत जो है वो ऐसे गिने चुने खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला, बहुत सारा क्रिकेट अभी बचा हुआ है, तो यहीं से अपने प्रदर्शन को देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि T20 के वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा टीम इंडिया में जगह पाने के लिए, क्योंकि उसके मद्देनजर IPL बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ से जैसे कहा सर ने कि मतलब आपको किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब इंजरी ऐसी है कि आप एक दिन में सही नहीं हो पाओगे। आप एक मैच खेलोगे, क्या पता वहां से आपकी तबियत बिगड़े और आप आगे के मैचेस ना खेल पाए। तो यहाँ पर सिर्फ उसी खिलाड़ी को लेकर फोकस नहीं करना है, बाकी जो खिलाड़ी हैं आपके पास उन पर आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और टीम गेम इसीलिए है भी। 2011 वर्ल्ड कप मुझे याद आ गया अभी जब आप बात कर रही थी ना, वर्ल्ड कप से ऐन पहले प्रवीण कुमार को चोट लग गई थी, और प्रवीण कुमार उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के एकदम
जिसको कहते हैं ना लाइसेंस टू किल, उस तरह के गेंदबाज थे कि उनको पता था कि प्रवीण को अगर मैंने बॉल दी तो प्रवीण मुझे विकेट निकाल के देगा। इसके पीछे प्रवीण कुमार की वो परफॉर्मेंस भी थी जो उन्होंने 2008 में सीबी सीरीज में की थी, जब हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे। लेकिन चोट लग गई, अब लग गई तो लग गई, आप क्या कर सकते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के इंजर्ड होने या ना होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता ना कि ये चोट नहीं लगेगी। अरे भाई, कभी भी किसी को लग सकती है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी टीम में चाहे जितना बड़ा स्टार हो, लेकिन हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें कि उस स्टार की सेवाएं हो सकता है आपको ना मिल पाए। आपके पास प्लान बी, प्लान सी मोटे तौर पर कहा जाए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए, तैयारी है अब हमारी आपको आज का सवाल बताने की, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तरीका बहुत आसान है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें आकर्षक इनाम भी हैं। क्या है आज का सवाल, ये आपको बताएंगी अंकिता। बिल्कुल, ये सवाल ये है कि आईपीएल में प्रीति जिंटा की टीम अगर पंजाब है तो शाहरुख खान की टीम का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आरआर, एसआरएच, लखनऊ और केकेआर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9.com। तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है और क्विज पर हिस्सा लेते रहिए और सही जवाब देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। बिल्कुल, और आसान सवाल इसीलिए रखे जाते हैं अंकिता, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो फटाफट हमसे जुड़ें और कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि वो। लेकिन सर, ऐसे सवाल हमारे जब हम स्कूल में थे ऐसे सवाल आने चाहिए थे, शायद टॉप भी कर जाते। तो शायद हम लोग टॉप भी कर जाते, सही बात है। लेकिन यहाँ टॉप करेंगे भी तो भी 3 लोगों को पुरस्कार मिलने, तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और आसान सा सवाल है, मुझे लगता है बिल्कुल आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी नीचे वेबसाइट का एड्रेस आगे नीचे की लाइन में भी लिखा हुआ है, उन पर भी लिखा हुआ है www.tv9hindi.com। वहां पर जाएंगे आप, क्विज सेक्शन मिलेगा। क्विज सेक्शन में आपको ये सवाल मिल जाएगा, 4 विकल्प मिल जाएंगे, जैसा अभी अंकिता बता रही थी। इन चारों विकल्प में से जो विकल्प आपको सही लगता है उसको क्लिक कीजिए और साथ ही साथ अपना दावा ठोक दीजिए उस आकर्षक पुरस्कार के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक वैसे ही उस आकर्षक ट्रॉफी के लिए 10 टीमें दावा ठोक रही हैं जो इस वक्त आईपीएल 2025 की है। अब बात करते हैं आज के दूसरे मैच की। दूसरे मैच में मुकाबला जो है वो और इंटरेस्टिंग है, पंजाब वर्सेस चेन्नई। अब चेन्नई की टीम कहीं भी खेल रही हो दुनिया में और अगर उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है तो वो टीम चर्चा में रहती ही है। और पंजाब की टीम इसलिए इस बार चर्चा में है क्योंकि वो अपेक्षाकृत बेहतर स्टार्ट किया है उसने। हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, टीम का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर रहे हैं कि टीम क्या करने जा रही है, क्या नहीं करने जा रही, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसने शुरुआत जो है बेहतर तरीके से की है। पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है, जबकि जो दूसरी टीम है यानी जो चेन्नई की टीम है उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। ये मेरी पोजीशन होती थी, नीचे से सेकेंड लास्ट अक्सर क्लास में। अब देखिए अंकिता हंस रही है, लेकिन अब जो सच है वो तो यही है। खैर, चौथे और 9वें नंबर की टीम के बीच मुकाबला है। पंजाब के खाते में 2 जीत और 1 हार है, जबकि चेन्नई की टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, यानी उसके खाते में 4 मैच के बाद सिर्फ 2 पॉइंट है, 6 पॉइंट उसने गंवाए हैं। चेन्नई की टीम 5 बार इस खिताब को जीत चुकी है, इस बात से कोई दो राय नहीं है अंकिता कि इस टीम को वापसी करना आता है। वो एक बार, कई बार होता है ना, क्लिक नहीं कर रही होती हैं चीजें, आपकी एक चीज क्लिक करती है और फिर सारे जो कनेक्टिंग द डॉट्स आप कहते हैं ना, वो खटखट खटखट हो जाता है। जैसे आप कोई क्विज सॉल्व करने जा रहे हैं, फंसा हुआ है क्विज, एक चीज आपको दिखती है और फिर उसके बाद आपको सब कुछ उसका तस्वीर समझ में आने लगती है और फिर आप बिल्कुल बहुत आसानी से उस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पजल्स होते हैं, आपने भी खेले ही होंगे। यहां कहानी वही है, यहां पर कहानी है कि चेन्नई को उस एक मिसिंग लिंक की तलाश है। वो तेज शुरुआत से मिलेगा जहां पर डाउट चल रहा है अभी, या फिर वो मिलेगा मिडिल ऑर्डर को थोड़ा और कंसोलिडेट करने से, या आपको स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा और अपना स्ट्रांग करना होगा। कहीं ना कहीं एक चीज है, एक कड़ी है जो थोड़ी सी मिस हो रही है। वो कड़ी वापस आएगी तभी ये टीम जीत की पटरी पर भी आएगी, वरना फिर आप जिस तरह से मैंने बता दिया कि 4 मैच हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ 1 जीत है, यानी मान लिया जाए कि अभी आपको 7 जीत और चाहिए। रास्ता मुश्किल होता जाएगा आज के मैच के बाद। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वो कड़ी क्या है, आई थिंक सब यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं MS धोनी को, लेकिन जब आपके नाम बड़े हो जाते हैं, आपके पास ट्रॉफियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आप पर भी वो दारोमदार होता है। लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी ध्यान देना होगा। मतलब अगर आप नंबर 7 नंबर 8 पर MS धोनी आ रहे हैं तो बाकी ऊपर के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? रचिन रविंद्र सिर्फ 1 मैच में या 2 मैच में आपको नहीं चलना है, आपको स्टार्ट अच्छा देना है। ओपनर्स का काम यही होता है कि आप शुरुआत अच्छी दीजिए, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो ऋतुराज को भी करना पड़ेगा, राहुल त्रिपाठी अगर खेलते हैं उन्हें करना पड़ेगा, फिर जाकर
आकर शिवम दुबे जो है, जो कि एक्स फैक्टर कहे जाते हैं इस टीम के, तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज MS धोनी ही आपको मैच नहीं जिता पाएंगे। वो एक दौर अलग था, लेकिन जब आप की टीम पावर प्ले में ही आपके 4-5 विकेट्स गिर जाते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो बाकी जो टीममेट्स हैं उनको ध्यान देना होगा कि कैसे, क्योंकि अगर आप बड़े स्कोर पर जाते हैं, हमने देखा है कि लखनऊ की टीम की बात करें तो निकोलस पूरन, उनके पास मिचेल मार्श है, एडन मार्करम है, जो कि स्टार्ट काफी अच्छा दे देते हैं, तो बाकी जो फिनिशर होते हैं वो थोड़े बहुत रन्स भी बना देते हैं, तो फिर वहां से उनका जो टारगेट जो है ना वो सेट हो जाता है कि भाई 200 के पार स्कोर हो गया, अब प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम के पास है। लेकिन वही चीज है कि मतलब होनी को अनहोनी शायद अब माही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, होनी को अनहोनी कराने की जिम्मेदारी अकेले माही की है भी अनहोनी नहीं। को होनी। हाँ, मतलब हाँ, सीधी सी बात है कि अनहोनी को होनी करना जो धोनी के लिए बहुत ही आसान एक टास्क माना जाता था, वो अब आसान इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको उस तरह का सपोर्ट बाकी मेंबर्स से नहीं मिल रहा है। बड़ी बहस चल रही है सोशल मीडिया से लेके मॉर्निंग वॉक पे आप चले जाइए हिंदुस्तान में, तो मॉर्निंग वॉक में और बड़ा कलेश है। हर आदमी जो मुझे पहचानता है वो ऐसा सवाल लेके आता है, ऐसा लगता है कि मैं ही टीम बनाता हूँ पूरी बैठ के कि क्या हो रहा है, क्यों खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। अरे भाई, हमें ये समझना पड़ेगा कि 11 खिलाड़ियों की टीम है। ये ठीक है, मुझे भी महेंद्र सिंह धोनी जब खराब खेलते हैं या उनसे पहले अश्विन बल्लेबाजी करने आते हैं, चुभता मुझे भी है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है कि नहीं, धोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समझना यह भी पड़ेगा कि क्या धोनी की ही इकलौती जिम्मेदारी है कि वो चेन्नई की टीम को जीत दिलाएं? इसका जवाब है नहीं। बाकी खिलाड़ी जो है 10 खिलाड़ी, उनको भी परफॉर्म करना होगा। चलिए, वो 10 खिलाड़ी जो है, यानी कुल जो प्लेइंग 11 है, उसकी किस तरह की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है चेन्नई के लिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। वहां एक नए खिलाड़ी को मौका मिल सकता है और वो खिलाड़ी है अंशुल कंबोज। उनके नाम पर काफी चर्चा चल रही है। इसके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अब प्रदर्शन करना होगा। अब उनको प्रदर्शन करने से आशय ये नहीं है कि 30 रन 40 रन, बल्कि अब उनको अपनी टीम को लीड करना होगा। और कप्तान के लीड करने का मतलब होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप आइए और अपनी टीम को जीत दिलाइए और उसके बाद एक नजीर पेश करिए, एक मिसाल पेश करिए बाकी खिलाड़ियों के सामने कि देखिए मैंने एक पीछे लगी हुई टीम को किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस से आगे लाके खड़ा कर दिया है। अब आपको यहां से इस टीम को आगे लेकर जाना है। अश्विन जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सिर्फ धोनी ही क्यों भाई, जडेजा की बात क्यों ना हो, आर अश्विन की बात क्यों ना हो, क्या इनके पास अनुभव नहीं है, क्या स्टार खिलाड़ी नहीं है, क्या ये T20 फॉर्मेट को नहीं समझते हैं? इन सब सवालों का जवाब है नहीं, इनको सब पता है। तो इन्हें भी परफॉर्म करना होगा। सिर्फ धोनी पर आप उंगली उठा दें उससे अच्छा नहीं लगता, फिर आप कहीं ना कहीं एक टीम में एक खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। हर बार की तरह धोनी की बल्लेबाजी पर चर्चा रहेगी, ये हम मानते हैं, लेकिन करना होगा बाकी खिलाड़ियों को भी अपना काम। रचिन रवींद्र, डेविन कॉनवे, ये वो कड़ी हैं जो अगर एक बार तेज शुरुआत दिला दें, और दोनों सक्षम है इस बात में, अगर वो एक तेज शुरुआत दिला दें तो फिर संभवतः इस टीम का जो क्लिक नहीं हो रही है वो क्लिक होना शुरू होगी। आते हैं इस बात पर अंकिता, कई आपने भी देखा होगा, कई साल से इस टीम में ये कहा जाता है कि साहब बुजुर्ग खिलाड़ियों की सेना है, एक 36 साल 37 साल 38 साल 40 साल, लेकिन वो जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को कौन आपको चैलेंज करेगा? अब अगर जैसे हम बात करें, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ की यहां पर जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी तो अश्विन की भी है, जिम्मेदारी तो जडेजा की भी है, और ये वो खिलाड़ी हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि चेन्नई की टीम की 5 बड़ी पहचान बताइए, ठीक है, आप पहले नंबर पर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उसके बाद आप लिखेंगे ना रविंद्र जडेजा, वो छक्का कौन भूल सकता है जिन्होंने मारा था। हाँ। आप लिखेंगे ना आर अश्विन, जिन्होंने आर अश्विन बनाया किसने? आईपीएल ने और इस टीम ने। इन खिलाड़ियों को भी अपने आप को तैयार करना होगा, थोड़ा पुश करना होगा कि चलो भाई, हमारे कप्तान साहब जो हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और एकजुट होकर इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं कि जो भी हम पॉइंट टेबल में एकदम नीचे लगे हुए थोड़ा सा बेहतर करना शुरू कर दें, और अब नहीं करेंगे तो फिर देर हो जाएगी। बिल्कुल, साल 2023 का आपको फाइनल भी याद होगा जहां पर चौका लगाकर जडेजा ने उस मैच को जिताया था, लेकिन वहां पर नाम हुआ था MS धोनी का। लोगों ने काफी कहा भी था कि यहाँ पर MS धोनी को क्यों हर जगह क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उन्होंने टीम बनाई है और माइंडसेट भी अलग था। उस मैच में आपने देखा होगा कप्तानी भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद मतलब बैक टू बैक मैच में हार मिली और कप्तान फिर MS धोनी बने। तो यही चीजें होती है कि अब क्यों वो छुपाई जा रही है बातें कि भाई जडेजा जो है, अब हमने जडेजा को देखा है कि उन्होंने मैच को फिनिश भी किया, फिनिशर वो भी कहे जाते हैं, लेकिन धोनी ही क्यों बार बार मतलब हम कहते हैं ना कि उन्हें ही क्यों बीच में लिया जाए कि भाई अश्विन जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अश्विन के पास भी वो कैलिबर है। वर्ल्ड कप का वो मैच आपको याद होगा, मतलब विराट कोहली के साथ चौका लगाकर उस मैच को जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो फिनिशर भी है। तो मेरे हिसाब से किसी एक मतलब खिलाड़ी के, और आपने पिछला मैच देखा होगा विजय शंकर, वो भी रन बॉल खेल रहे थे, उन्हें भी तेज जो है वो शुरुआत मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी टुक टुक कर बल्लेबाजी की, तो उन पर भी ब्लेम किया जाएगा। लेकिन धोनी क्यों मतलब बलि का बकरा बना जाए?
है, मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है एक या दो मैच में नहीं चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी उनकी फेल है, टीम के लिए सोचते नहीं है। तो ऐसा ही कुछ प्रदर्शन आज बाकी खिलाड़ियों को करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, शिवम दुबे, क्योंकि अभी वो युवा खिलाड़ी है, उन्हें और भी मौका दिया जा सकता है, साबित करना है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, क्योंकि उधर जो टीम है जिसकी कप्तानी वो कर रहे हैं, वो टीम इस बार पिछले कई सीजन के मुकाबले में बेहतर शुरुआत की है, अच्छी कप्तानी की है उन्होंने, और उनके पास मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और फ्रिग्यूसन जैसे, यानसन जैसे, मार्को यानसन जैसे विदेशी खिलाड़ी हैं। अब चहल को वहां पर असरदार गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि चहल ना सिर्फ इस लीग के इतिहास के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं, बल्कि समझते हैं लीग की ज़रूरत को, समझते हैं अपनी टीम की ज़रूरत को, समझते हैं इस फॉर्मेट को समझते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के केंद्र में श्रेयस अय्यर ही रहेंगे। यहाँ शायद वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले अंकिता कर रहे थे, जो काम एक कप्तान को करना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब हम कहते हैं ना, कि बल्लेबाजी के केंद्र में रहे और बल्लेबाजी को मैच की जरूरत के हिसाब से अपने हिसाब से चलाए। जब उसको लगता है कि यार ये अभी अगले कुछ ओवर अगर हम 9 रन या 10 रन ही बना पाते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे जाके बड़े हिट्स मार लेंगे, और जब उसको लगे कि नहीं अब हमें हर ओवर में 15 से ज्यादा रन चाहिए, तो वो खुद डिसाइड करे, खुद अपने साथी बल्लेबाज को कम्युनिकेट करे और उस हिसाब से बल्लेबाजी को चलाए। श्रेयस अय्यर ये काम कहीं बेहतर तरीके से कर रहे हैं और इसीलिए टीम जो है वो परफॉर्म भी बेहतर कर रही है। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि हमने अभी चेन्नई की बात की, वैसे ही हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ एक खिलाड़ी पर हमें मतलब पूरा हार का ठिकरा या फिर हम कहते हैं ना कि ब्लेम नहीं करना चाहिए, बाकी प्लेयर्स भी हैं। मैक्सवेल क्या कर रहे हैं, पिछले मैच में एक छोटी सी पारी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सवेल जो है वो आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, इससे पहले वो पंजाब का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका डेब्यू हो रहा है, तो उनको भी समझना होगा। जैसा नाम उनका था कि मैक्सवेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो पंजाब के लिए करना होगा। चहल की बात करी और अर्शदीप की भी बात करी, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। पिछले मैच में एक विकेट और बहुत पिटाई हुई थी, 45 रन खर्च किए थे, तो उन्हें भी समझना होगा टीम इंडिया के लिए खेलते हैं और ऐसा प्रदर्शन अगर आईपीएल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना प्रेशर नहीं होता जितना टीम इंडिया के लिए अगर आप खेलते हैं वहां होता है, तो अर्शदीप को भी ऐसा करना होगा। 18 करोड़ की बड़ी रकम के साथ चहल और अर्शदीप को टीम में शामिल किया गया, तो वो टैग जो है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको मोटी रकम मिल रही है तो वैसा काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो फिर वो कहावत है ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो वो तुरंत फिर लोग आपके साथ नाम के साथ जोड़ने लगते हैं। चलिए रिवाइंड करते हैं अपने इस शो को, रिवाइंड करेंगे तो बीती रात में चलते हैं। वहां जिस तरह का मुकाबला हुआ, जीत और हार का अंतर भले ही डबल डिजिट का था, लेकिन मैच रोमांचक था, मैच दिलचस्प था, और ये मुकाबला था जहां पर आरसीबी ने मुंबई को 12 रन से हरा दिया। मुंबई के सामने 222 रन का लक्ष्य था, मुंबई की टीम 209 रन ही बना पाई। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ये है कि 209 और 222 यानी 431 रन बने इस मैच में। दर्शकों के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग मैच, एक बड़ा मैच। आरसीबी की टीम की ये तीसरी जीत है, जबकि मुंबई की टीम की चौथी हार। अब 4 हार, क्या ये सीजन भी होगा बेकार, मतलब उस टाइप वाला मामला हो गया अब तो मुंबई के लिए। बिल्कुल, और देखिए लेकिन तारीफ यहाँ पर हार्दिक की करनी बनेगी, क्योंकि हार्दिक ने एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे हम कहते हैं कि हार दिखा दीजिए, अगला ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए, हार्दिक के बारे में बात हो रही है। हाँ आप बताइए। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या मतलब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में हमने देखा कि 5 विकेट हॉल लिए थे, उसके बाद इस मैच में भी 2 विकेट चटकाए, तो मेरे हिसाब से उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी बेकार ही जा रही है। बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तिलक वर्मा जी ने पिछले मैच में रिटायर्ड आउट किया गया था, उन्होंने प्रूव किया कि बल्लेबाजी कैसे करनी होती है। आई थिंक वो गुस्सा नजर आया था, और अच्छी बात है कि पॉजिटिव वे में निकला। और आखिरी ओवर में कुणाल पांड्या मतलब पांड्या ब्रदर्स इसीलिए जाने जाते हैं, मतलब मैच को फिनिश करने का काम यहाँ पर पांड्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पांड्या क्यों ज्यादा मतलब इन्हें फेम मिले, लाइमलाइट मिले, मैं भी जो है ब्रदर ही हूँ, बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई के लिहाज से उन्होंने 20वें ओवर में 2 विकेट चटकाए। वो बहुत प्रेशर वाला मैच था, क्योंकि वो मैच जो था वो मुंबई जीत भी सकता था, क्योंकि सामने अगर पांड्या है और बाकी प्लेयर्स है, तो हमें पता है कि भाई पांड्या अगर है तो 2 अगर 6 लगा देंगे तो मैच को अपने नाम कर जाएंगे। और फिर वही हुआ जो होना था, मतलब आरसीबी फैंस 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में जीती है। ऐसे मैचेस के बाद क्या दोनों भाई आपस में बात करते होंगे? नहीं, आपने देखा होगा वो गले मिले। नहीं, मैच के बाद फोन पर बात करते होंगे, एक छेड़खानी होती होगी, देखा हरा दिया ना। कहते होंगे कि यार एक तो लगवा देते यार, मैच को जितवा देते, मतलब पार्टी मिल जाती। अच्छा, हुआ क्या कि जब कृणाल बॉलिंग लेकर आया और हार्दिक ने उनको छक्का मारा ना, उसके बाद जब वो अपने रनअप पर वापस जा रहे थे और हार्दिक
अपना बैटिंग साइड चेंज कर रहे थे, तो वहां पर एक आपस में हल्की सी छेड़खानी हुई। तो हम लोग यही बात कर रहे थे न्यूज रूम में कि ऐसे मैचेस में क्या होता होगा। अब बहुत दिलचस्प होता है, मतलब ये सोच कर देखिए कि दो पहले साथ में खेलते थे, एक ही टीम बिल्कुल के लिए। साथ में खेले हैं, साथ में पले बढ़े हैं, आप अपने घर में आपकी पहचान भाई हैं भाई, सबसे बड़ी बात ये। और वहां पर किस तरह से लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना, बहुत ही क्रूशियल मैच में जहां पर आप दोनों ही अपनी टीम की जीत और हार को निर्धारित कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या रहते तो शायद मुंबई की टीम ये मैच जीत जाती। इससे ठीक उल्टा कृणाल पांड्या ने कहा कि नहीं साहब, पहला लाफ आपका था, फर्स्ट लाफ आपका था, लेकिन आखिरी लाफ मेरा होगा। अंत भला तो सब भला। आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की और कप्तान का भरोसा देखिए कि आखिरी ओवर में एक 2020 के फॉर्मेट में अगर आखिरी ओवर में आप एक स्पिनर को गेंद दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी जिगरा दिखाया है। हालांकि लेकिन मैं बात करूंगी, आपने यहाँ पर पाटीदार की बात नहीं की, आई थिंक नहीं बिल्कुल आ रहा है, अभी बिल्कुल सब कुछ करेंगे हम। शो पूरा मुकम्मल बना के आते हैं, कुछ छोड़ते नहीं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए, इससे पहले आरसीबी ने क्या किया था वो अब आपको फटाफट बता देते हैं। आरसीबी ने 221 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। इसमें क्या था साहब, इसमें विराट कोहली और रजत पाटीदार का शानदार अर्धशतक था। विराट कोहली ने 42 गेंद पर 67 रन बनाए और रजत पाटीदार ने 32 गेंद पर 64 रन बनाए, यानी सीधा सीधा 200 का स्ट्राइक रेट। जितेश शर्मा ने निचले क्रम में एक और शानदार परफॉर्मेंस की, जहां पर उन्होंने 19 गेंद पर 40 रन बना दिए, यानी उन्होंने 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन जोड़ दिए। ये होती है स्ट्रैटेजी अंकिता, ये होता है आप अपनी टीम के बारे में कैसे पहले से प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा कि आपको बाद में गेंदबाजी करनी है, इस तरह की खबरें थी कि भाई हल्का फुल्का ड्यू होगा, तो आपको पता था कि अगर बाद में गेंदबाजी करेंगे तो हम मुझे एक्स्ट्रा रन जोड़ने होंगे। अगर 200 रन सोच के गए थे और बाद में गेंदबाजी करनी है, हमको 20 रन एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे, और उस काम को विराट कोहली, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा, इन तीनों ने बहुत ही बखूबी किया। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर तारीफ जो है वो पाटीदार की करनी बनेगी। उन्होंने चिपॉक में हराया, मतलब 17 साल बाद चिपॉक में अपनी कप्तानी में जो है वो चेन्नई को हराया, और 10 साल बाद वानखेड़े में हराया यहाँ पर मुंबई को। तो ये कप्तानी होती है, और बिना मतलब कोई एग्रेशन, कोई मतलब लड़ाई झगड़े नहीं। और यहाँ पर बाकी लोगों की बात हो रही है कि विराट थे, जितेश थे, और इससे पहले भी रोहित हैं, धोनी है, लेकिन पाटीदार ने जो काम किया है, जिन्होंने मतलब पहले मैच में भी हमने देखा कि केकेआर को हराया, उसके बाद हमें लगा कि शायद मतलब पाटीदार ही तो है, मतलब पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, वो कप्तानी जो है क्या वो कर पाएंगे, प्रेशर ले पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया और ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और विराट कोहली इस मैच के दौरान जो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वो रिकॉर्ड भी बता देते हैं आपको, क्योंकि अब अंकिता फिर कहेंगे आपने रिकॉर्ड नहीं बताया विराट कोहली का, तो ये जो मतलब शानदार उपलब्धि है, इसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, विराट कोहली के 13,000 रन जो है वो T20 में पूरे हो चुके हैं। सबसे तेजी से 13,000 रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए हैं। T20 में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए और पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और ये कारनामा सिर्फ 5 बल्लेबाजों ने ही किया है, यानी कि मतलब इसमें ग्लेन मैक्स मतलब गेल है, क्रिस गेल है, एलेक्स हेल्स है, शोएब मलिक है और पुलार्ड भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अब इस लिस्ट में विराट कोहली शामिल हो चुके हैं, पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं। तो विराट, नाम ही विराट है। बिल्कुल, और हम लोग तो लगातार ये बात करते भी हैं कि विराट कोहली अब जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस लेकर वो मैदान में उतरते हैं, उनके मैदान में उतरने का मतलब कि रिकॉर्ड बुक में एक नई एंट्री, या तो वो कोई नया रिकॉर्ड बना देंगे या कोई बना बनाया रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो अब वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अच्छा हुआ कि वो T20 इंटरनेशनल खेलना छोड़ चुके हैं, वरना वहां भी अभी तक रिकॉर्ड बुक में ना वो चेंजेस ही हो रहे होते हैं। अच्छा है, सब कुछ अब आजकल ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटराइज होता है, वरना पहले अगर हाथ से लिखने की होती तो बड़ा गुस्सा आता है कि हर बार आ जाता है, कुछ कर देता है ये खिलाड़ी। चलिए खैर, एक और इंपॉर्टेंट पक्ष था जिस पर हमने बात की थी शो की शुरुआत में, जसप्रीत बुमराह का कमबैक। क्यों? क्योंकि मुंबई की टीम शायद यहां से अगर कुछ कर सकती है तो अब यही कर सकती है कि जसप्रीत बुमराह अगले 1-2 मैचेस में कम से कम उसको जीत की पटरी पर लाएं। कमाल की गेंदबाजी रही, हाँ ठीक है विकेट नहीं मिले, लेकिन T20 फॉर्मेट में 7.25 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की। तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जब ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी काफी महंगे साबित हुए, 57 रन उन्होंने दिए। इसके अलावा पांड्या, सैंटनर, चाहर, सब ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। 10 पॉइंट समथिंग 14 तक की इकोनॉमी गई है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी जो लगातार खेल रहा है वो 14 की इकोनॉमी से रन दे रहा है, और एक खिलाड़ी जो 92 दिन के बाद 92 डेज के बाद लौटे थे 7.25, यानी उससे ठीक आधे की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। निश्चित तौर पर अब यहां से मुंबई की टीम का, ठीक है हार गए, कोई मतलब इसमें कोई इस रिजल्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ उस उत्साह को बदल सकता है, उस ओपिनियन को बदल सकता है,
उस जेस्चर को बदल सकता है जो जसप्रीत बुमराह के आने से किसी भी टीम को मिलता है। यहां से विश्वास मुंबई की टीम का बढ़ेगा। अब उस विश्वास को जीत में कन्वर्ट करना ये सबकी जिम्मेदारी है, अकेले बुमराह की नहीं। बिल्कुल, और इतना बड़ा रन चेस कर पाना वो अपने आप में बड़ी बात होती है। और हालांकि वो चेस नहीं हो पाया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे, मतलब 200 के पार आंकड़ा पहुंचा। और जसप्रीत बुमराह ने, जैसे आपने कहा कि विकेट्स भले नहीं मिली, लेकिन रन खर्च किए, वो कंजूसी उन्होंने दिखाई। और यही चीज़ें होती हैं, मतलब महान खिलाड़ियों की बात ही वही होती है कि जब सामने मतलब खिलाड़ी आता है तो वैसे ही फैंस, आपने देखा होगा कल के मैदान पर जैसे ही बुमराह वो आई थिंक चौथा या पांचवा ओवर करने आए थे, वैसे ही जो ग्राउंड का जो फैंस का शोर था वो मतलब बढ़ गया था। और गूज बम्स भी आने लगे थे कि भाई इतने दिनों बाद बुमराह आए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी मिस की, इंग्लैंड सीरीज मिस की, लेकिन आईपीएल में आने के बाद, और सबसे अच्छी बात है कि हम इंग्लैंड सीरीज जो खेलेंगे उसके लिए बुमराह तैयार हो जाएंगे। उसके मद्देनजर आपको सोचना पड़ेगा। आईपीएल में तो आई थिंक वो किंग है ही, लेकिन मतलब T20 माफ कीजिएगा, मतलब इंडियन टीम के लिए तो वो तुरुप के इक्के हैं और रहेंगे भी, मतलब बादशाह। बिल्कुल। और कल मैच के दौरान पुरानी क्लिपिंग्स दिखाई जा रही थी, क्योंकि भाई मुंबई की टीम से अब एक दशक से ज़्यादा समय हो गया है जसप्रीत बुमराह को जुड़े हुए, और वो 10-11 साल पहले वाले बुमराह, मतलब उनको देख के लग रहा था कि क्या ये वही बुमराह है, क्लीन शेव और फिर वो थोड़ा सा भरा हुआ चेहरा। किस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला है, किस तरह से तब्दील किया है एक चैंपियन खिलाड़ी में, एक बहुत बड़े गेंदबाज में। पूरी की पूरी जो उनका जो पूरा का पूरा सफर है वो बड़ा दिलचस्प है। और इसलिए भी उनका आना, मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए तो निश्चित तौर पर उनकी टीम के लिए बहुत राहत देने वाला है, लेकिन अंकिता जैसा कह रही थी कि भारतीय टीम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट आपको आखिर में बता देते हैं मुंबई की टीम से गलतियां कहां हुई। अगर सब कुछ अच्छा ही हो रहा था तो गलती ये हो गई साहब कि किसी भी खिलाड़ी ने ये नहीं समझा कि मैच जीतने के लिए पार्टनरशिप करनी होती है। बिना पार्टनरशिप के आप 200 से ज्यादा रन का स्कोर चेज नहीं कर सकते, चाहे हार्दिक पांड्या जो कर ले, चाहे तिलक वर्मा जो कर ले। लेकिन अगर शुरुआत के खिलाड़ियों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते तो शायद स्थितियां अलग होती। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन 17 रन, इसके बाद विल जैक्स ने 22 रन, सूर्या ने 28 रन। अरे भाई अंकिता जी, ये 17 रन 22 रन 28 रन, ये तो साफ बताते हैं ना कि आपको अच्छी शुरुआत मिली। इसके बाद अगर आप उस शुरुआत को 60s 70s में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर माफ कीजिए, आप एक आध मैच जीत ले आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते। हाँ बिल्कुल। और रियान रिकल्टन की आपने बात की, चैंपियंस ट्रॉफी में शतकीय पारी आई थी, तो लगा कि शायद अब ये खिलाड़ी मुंबई में आएगा तो धमाकेदार प्रदर्शन रोहित के साथ करेगा, लेकिन वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पा रही है। और अगर आप 20 रन बनाते हैं, 17 रन बनाते हैं, ये अगर पिछले बल्लेबाज बनाए, फिनिशर कोई बनाए, मतलब तब ये लगता है कि चलिए वो रन जो है वो मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ओपनर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, सूर्य कुमार यादव, मतलब वो चलिए ठीक है पिछले मैच में, लेकिन पिछले मैच में भी आप हार गए थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चलिए रोहित शर्मा नहीं चले, रियान रिकल्टन नहीं चले, विल जैक्स नहीं चले। विल जैक्स जिन्होंने आरसीबी के लिए ओपन भी किया था, वहां पर शतकीय पारी खेली थी। आई थिंक अभी भी वो आरसीबी को भुला नहीं पा रहे, थोड़ा वो यादगार जो पारियां रही हैं उनको यहाँ पर भी उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अदरवाइज मुंबई की टीम फैंस निराश हो जाएंगे। बड़े प्लेयर्स है, सैंटनर है इस टीम में बुमराह है, सूर्या है, तिलक है, रोहित है, हार्दिक है, मतलब अगर काउंट करने आप जाओगे ना तो हर एक बड़ा प्लेयर जो है वो मुंबई की टीम में। तो ऐसा आप प्रदर्शन करेंगे तो फिर फैंस भी निराश होंगे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का एक फैन बेस होता है। बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा कहीं ना कहीं फिर डगमगाता है। और क्रिकेट में जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि खिलाड़ी का कद बढ़ता है उसकी कंसिस्टेंसी से, वैसे ही टीम का जो कद होता है वो बढ़ता है उसकी परफॉर्मेंस से। आप हारें कोई दिक्कत नहीं है, फैंस को पता है हारेगी टीम। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया हारी ही थी ना, आप लाख कहिए कि बड़ा दबंग की तरह पहुंची, जो कुछ हुआ, लेकिन हार गई। बावजूद इसके उसके साथ फैंस खड़े थे ना उसके, क्योंकि उन्होंने देखा क्या कि नहीं ठीक है हार गए, लेकिन इनकी मेहनत देखिए, इनका वो फाइनल तक पहुंचने का तरीका देखिए। तो मुंबई की टीम हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फैंस पता है कि भाई उसने 5 बार अगर जीता है ट्रॉफी तो ऐसे ही नहीं जीत लिया है। लेकिन हारने में भी एक ग्रेस होता है। आप हारिए लेकिन उसमें भी एक चमक होनी चाहिए। अभी तो मुंबई की टीम जितने सारे नाम गिना दिए अंकिता ने, उन खिलाड़ियों का जो दमखम है, उस पोटेंशियल पर अभी आधा भी मुझे खेलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन 5-7 नाम जो अंकिता ने फटाफट गिनाए ना, उसमें से आधे खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पे खेल लेंगे, अपने 100% पे खेल लेंगे, इसी टीम की चमक एकदम अलग दिखाई देगी। ऐसा मुझे ही नहीं, मुंबई इंडियंस के फैंस को भी भरोसा है। चलिए 2 मैच वाला आज का दिन है। 2 मैच जो है जब आएंगे उससे पहले प्रीव्यू शो लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा पिच को लेकर और विस्तार से बात करेंगे, मौसम को लेकर बात करेंगे, प्लेइंग 11 को लेकर कुछ और स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। अभी इस शो में इतना ही। आप स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जितने भी शोज हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको देख सकें। वीडियो सेक्शन शॉर्ट्स में बहुत कुछ है आपके लिए। स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करिए, मुझे आप लगता नहीं कि आपको मायूसी होगी, बल्कि आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारी जानकारी लेकर ही जाएंगे। अभी के लिए शो में आप हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
Cancer Healer Center, a new beginning.